किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। जम्मू कश्मीर को बताया योग और साधना की भूमि। कहा, पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। देश की सुरक्षा में डटे जवानों ने योग से भरी नई ऊर्जा। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन और श्रीलंका समेत पूरी दुनिया में बज रहा है योग का डंका। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा। गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। और भारत में आगे बढ़ा मानसून। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। किसान बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे योग दिवस और उससे जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों, विशेषकर युवाओं से मुलाकात की। युवाओं ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। पीएम ने योग को सरलता से समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फोकस होकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलता है। इस आयोजन में योग करने वाले युवाओं से पीएम ने बातचीत भी की। हमारे संवाददाता ने इन युवाओं से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं, किसने किस इंस्टीट्यूट से किया है, और उसके बाद उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाया कि वो जो सभी बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं उनको योग की प्रैक्टिस डेफिनेटली बहुत रेगुलरली करनी चाहिए, बिकॉज ये उनकी सबकी मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है और उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इस तरह से सबको प्रोत्साहन दिया है उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनकरेज किया, बिकॉज आफ्टर बारिश भी हम लोग सब इतना ब्रेव होके कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट अस, आउटसाइड ऑल्सो एवरीबडी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ही एक्नॉलेज दैट, सो दैट इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। मोदी जी के साथ भी मिलकर के योगा किए और इससे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे, पहले हम टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और हमने योग किया। बहुत मतलब सेहत के लिए भी अच्छा हुआ और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पे आए, हमारे साथ बातचीत की, हमें मतलब बेनिफिट्स बोले योग की क्या है क्या नहीं है, तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं उनको। I feel very blessed and honored to be part of this mega event and practice along with our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। योग दिवस को खास बनाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योगाभ्यास किया। में मोदी जी पहली बार यूएन की जनरल असेंबली में गए। उन्होंने वहां पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को योग दिन के रूप में मनाया जाए और कुछ ही दिन में एक आध 2 महीने में ही 170 से ज्यादा देशों ने योग दिन मनाने के लिए अपनी सहमति दी और पूरा विश्व वहीं से योग के रास्ते पर चला। भारत ने समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि प्राचीन हिंदुस्तानी परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के मानव समाज ने योग को अपनाया है और योग अभ्यास को अपने जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनाया है। तो ये बहुत बड़े उपलब्धि है देशवासियों के लिए, क्योंकि ये प्राचीन हिंदुस्तान की ही परंपरा है। कन्याकुमारी में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास किया और उन लोगों से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। मेमोरियल इट्स अ हिस्टोरिक मूवमेंट। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर एन जे मुत्तुकुमार, डायरेक्टर जनरल सन काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा। On behalf of Ministry of Ayush, Government of India, we have celebrated this International Day of Yoga in the historical place where the Honorable Prime Minister Modi have ordered for us to conduct the yoga session in this historic iconic place. हमारा बहुत खुशी है। हम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हम योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम करते। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऐसे अभी तक हम 10 साल का हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are very happy to do the yoga in memorable place like Vivekananda Rock, and these kind of activities really that spiritual and body-wise our inspiration. Then more powerful we can analyze that yoga is very essential for the every woman nowadays. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी परिसर में समुद्र के बीच आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन संतिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी विशेष योग शिविर आयोजित किया गया। इस योग शिविर में लोगों ने मिलकर सामूहिक योग अभ्यास किया। राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में भी योग दिवस के उत्सव का हिस्सा बनने पर बेहद उत्साह दिखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा है कि योग विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है और नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। 10वें इंटरनेशनल योगा डे का कंक्लूजन हो चुका है, लेकिन जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफ़ी एंजॉय करा योगा डे में भाग लेके। हमारे साथ फिलहाल कुछ कॉलेज की लड़कियाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही एंजॉय करा। 10th इंटरनेशनल योगा डे था, लेकिन आपका पहला था जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा एक बड़े लेवल पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी आकर बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। स्टार्टिंग में सुबह 5 बजे 4 बजे आए हम रास्ते में और यहाँ पर इतने सारे लोग देखे तो बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग लग रहा है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े। योगा सभी जेंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन महिलाओं के लिए क्यों ज़्यादा खास बन जाता है? क्योंकि हम लोग काफ़ी चेंजेस के थ्रू से गो थ्रू करते हैं और जैसे मोस्टली पीरियड क्रैम्प्स एंड
मतलब आगे प्रेगनेंसी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी ईज कर देता है उस सिचुएशन को। तो इसलिए मतलब सबको प्रैक्टिस करना चाहिए योगा। योगा के बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन उसकी जो रीच है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी अपने कदम उठा रही है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, ओनो अदिति के नाम से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर होने के नाते अपने सारे फैन फॉलोइंग को? कि हमें योगा डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और आई बिलीव कि जितना जो जेंजी कल्चर है वो जिम को बहुत फॉलो करता है। जिम की जगह आप योगा को भी अगर दिखाओ तो फिर यूथ में फैलेगा कि हाँ योगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आजकल सबने सिर्फ जिम को इम्पोर्टेंस दे रखी है। वहाँ पे जिम स्टीरॉइड्स, प्रोटीन, ये वो सब दिखाते हैं, वहाँ पे योगा हमें आयुर्वेदा एंड कल्चर से और हमारी ट्रेडिशनल हिस्ट्री से जोड़ता है। तो इसलिए योगा जो है वो हमारे लिए एक हेल्दी वे है देन जिम, क्योंकि जिम में हम AC वगैरह एंड ऑल, और योगा में हम पार्क में, खुले एयर में, एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं अपनी इस पे। और तो ये आपने सुना स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को, आज की युवा जनरेशन है जो कहती है कि जिम से ज़रा बाहर निकले और योगा की तरफ मुड़े। हेल्दी भी है, इजी भी है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी आपको लगातार देता रहेगा। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ दीपिका, DD न्यूज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। भारतीय सेना ने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर बर्फ में योग अभ्यास किया। आप भी देखिए ये सुंदर तस्वीरें। और पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। चीन में भी लोगों ने योग किया, बीजिंग में लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। बात करते हैं न्यूयॉर्क की, जहां पर टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने मिलकर योग किया। योग से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के दौरे पर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उद्घाटन में सड़क अवसंरचना, जल आपूर्ति योजनाएं और उच्च शिक्षा में अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी सेवा में नियुक्त 2000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। पीएम ने कहा कि कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप, सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि नई पीढ़ी का कृषि को मॉडर्नाइज करने का नजरिया और वैश्विक बाजार की तरफ नजर करने का उनका दृष्टिकोण वाकई बहुत प्रेरणादायक है। अगली खबर, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की समिति की बैठक हुई। गेहूं के स्टॉक और मूल्यों की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। RMS 2024 में 18 जून 2024 तक लगभग 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि RMS 2023 में 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए लगभग 184 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के बाद जब भी आवश्यकता होती है तब बाजार हस्तक्षेप के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होता है। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए और देश के उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप किए जाए। अगली खबर असम से। असम में आई भीषण बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। 22 जिलों में 1311 गांव जलमग्न हैं, जिससे 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीमगंज क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 2,50,000 से अधिक लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य भर में 183 राहत शिविर केंद्रों में 14,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। राज्य में कपिली, कटाखल, बराक और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी।
पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ तिलहन और दालों पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। सभी मुख्य खरीफ फसलों की एमएसपी पर नजर डालें तो सामान्य धान की एमएसपी साल 2023-24 में 2,183 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 117 रुपए बढ़ाकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी 2,320 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 191 रुपए से बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साल 2024-25 के लिए खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए कर दिया गया है। वहीं खरीफ रागी की एमएसपी में 444 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीफ मक्का की एमएसपी साल 2023-24 में 2,090 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 में बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। वहीं मूंग दाल की एमएसपी 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। दालों के बाद खरीफ तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पीली सोयाबीन, नाइजर सीड और तिल की एमएसपी में खासी बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,377 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूरजमुखी के बीज की एमएसपी 550 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 292 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। तिल की एमएसपी 9,276 रुपए प्रति क्विंटल और नाइजर सीड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,717 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा मीडियम स्टेपल कपास की एमएसपी में 501 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,121 रुपए प्रति गांठ हो गया है। वहीं लॉन्ग स्टेपल कपास की एमएसपी 7,521 रुपए प्रति गांठ तय की गई है। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वहीं तिलहन की पैदावार 395.9 LMT को छू रहा है। साल 2023-24 के दौरान चावल की पैदावार 1,143.7 LMT, दालों की उपज 67.6 LMT, तिलहनी फसलों की पैदावार 241.2 LMT और श्री अन्न की उपज 130.3 LMT होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा कपास की खरीफ पैदावार साल 2023-24 के दौरान 325.2 लाख गांठ होने की उम्मीद है। बीस जून को गुजरात के ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो धोराजी और दाहोद मंडी में गुजरात को सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि अमरेली और जसदण मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 19 जून को सोयाबीन का भाव रहा 4,340 रुपए। 20 जून को इसके भाव में 130 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,210 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 19 जून को यहां सोयाबीन का भाव था 4,475 रुपए। 20 जून को इसके सौदे 65 रुपए लुढ़क कर 4,540 रुपए पर हुए। मंडी में बीते बुधवार को सोयाबीन 4,430 रुपए पर बिका। गुरुवार को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,355 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जसदण मंडी में 19 जून को सोयाबीन का भाव रहा 4,200 रुपए। 20 जून को इसके भाव 100 रुपए लुढ़क कर 4,100 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान
की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137,56,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,98,000 टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में अच्छे से खेत तैयार करने के बाद धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। मूंगफली की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। जो किसान मूंगफली की बुवाई कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि खेत में किसी तरह के कीट का अंदेशा तो नहीं है। ऐसे में मूंगफली की फसल को कीट से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अदरक की रोपाई भी की जा सकती है। इसी तरह हल्दी की रोपाई का भी समय है। ओडिशा में करेले की बुवाई कर सकते हैं। वहीं बैंगन और भिंडी की बुवाई भी करें। अभी किसान मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। ओडिशा में जरूरत के अनुसार ही केले के बागों में सिंचाई करें। इन दिनों गन्ने की फसल में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के किसान धान की रोपाई करें। रोपाई के कुछ दिनों बाद धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। झारखंड में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। झारखंड के किसान उड़द की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं अरहर और ज्वार की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर लें। इसके अलावा झारखंड में मूंगफली की बुवाई करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई भी कर सकते हैं। झारखंड में सोयाबीन बोने का उचित समय है। झारखंड के किसान लीची और आम की पौध लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अमरूद की पौध भी लगा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। खास
खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। भारत में आगे बढ़ा मानसून, अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश, मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 से पहले चौथी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में किसान संघों के प्रतिनिधि और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हुए। बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही वित्तीय सचिव समेत अलग अलग विभागों के सचिव और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार समेत अलग अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। तमिलनाडु की सबसे भीषण जहरीली शराब त्रासदी में कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई पीड़ित अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची, सेलम और विलुमपुरम के सरकारी अस्पतालों और पुडुचेरी के JIPMER में भर्ती 116 लोगों में से 82 का अभी भी इलाज चल रहा है, जिनमें से 16 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर भाजपा ने DMK सरकार पर करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने DMK पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। नीट परीक्षा से जुड़ी दायर नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। NTA को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ इस पर सुनवाई होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अप्रैल में रिकॉर्ड 18.9 बढ़े हैं। पेरोल डेटा से पता चलता है कि इस साल मार्च के आंकड़े की तुलना में अप्रैल में 31.29% की वृद्धि हुई है। अप्रैल में लगभग 3.91 लाख महिलाएं EPFO से जुड़ी। ये मार्च की तुलना में लगभग 35.06% अधिक है। DRI ने पिछले वित्तीय वर्ष में तस्करी के 623 मामलों का पता लगाया और 3500 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित सामग्रियां जब्त की। जब्त की गई सामग्रियों में सबसे ड्रग्स और सोना बरामद हुआ। DRI के प्रधान महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने कहा है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए सप्लाई चेन का तोड़ना बहुत जरूरी है और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।